एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम पर स्वागत है। मेरा इंस्टाग्राम का नाम है आरुषि स्कॉलर लैब और आप इसी नाम से यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, जिसमें भी जीएस, मैथ, रीजनिंग, इन सब के नोट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेगी। शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियो, थ्योरी, कंप्लीट नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। आज के टॉपिक को हम लेके आए हैं, जो कि हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे टॉपिक कवर करेंगे और यहाँ पर बेसिकली मैं वही नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को नोट्स के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये रहे आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट आप सभी को मालूम है, हमारे इंडिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट है और बाकी हमारे स्टेट्स में क्या है, हाई कोर्ट होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी कहाँ पे है, दिल्ली में है। किस पार्ट में इसको डिफाइन किया गया है, पार्ट हमारा 5 है, क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इससे पहले भी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट से रखे हैं जो बेसिकली 22 अब कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। आफ्टर अमेंडमेंट कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स को ऐड किया गया था। तो अब उनमें से पार्ट 1 में हमारा स्टेट एंड यूटी है, सेकंड में सिटीजनशिप है, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स है, 4 में डीपीएस है, 4A ऐड हुआ है वो जो है कि हमारा है डायरेक्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स के बाद हमारा डीपीएस आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है। उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल। ये क्या है, पार्ट हमारा सेंट्रल का है, संघ का है। अब देखिए सेंट्रल की बात करें तो हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था वो भी हमारा सेंट्रल का पार्ट है। पीएम हो गए, पीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, और राष्ट्रपति के साथ साथ अगर हम देखते हैं उपराष्ट्रपति, मतलब कि जो जो हमारे सेंट्रल का पार्ट है वो सारा किस में आएगा, पार्ट 5 में आएगा। बस इतना याद रखिएगा, सेंट्रल है तो पार्ट 5, स्टेट है तो पार्ट 6। तो सुप्रीम कोर्ट का हमारा पार्ट कितना है, पार्ट 5 है। इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं 124 से लेकर 147, 124 से लेकर 147, ये याद रखिएगा। ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि इसके अंतर्गत कितने आते हैं, तो 124 से लेकर 147। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट आया था वो कहाँ पर था, कलकत्ता में था। बाद में इसको दिल्ली लाया गया था। 1935 एक्ट संघीय न्यायालय लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा फाइनली एक होता है नहीं, हाँ ये दिल्ली में है, और हमारे संविधान जब बनकर कंप्लीट हुआ, लागू हुआ, देन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कब हमारा पूरा फाइनली 1950 में। भारत का एकीकृत न्यायालय है, एकीकृत। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950। अभी हमने आपको बताया कि लाया तो पहले से गया है सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बट उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों का राज्य था, चीज़ें चल रही थी मगर सारी हमारे पास पावर नहीं थी। जैसे जैसे हमारे भारत आज़ाद हुआ है, संविधान बना है, संविधान को यहाँ पर लागू किया गया है। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। तभी से हम चीज़ों को कहते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा जो है चीज़ें फाइनली अब हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो हमने गठन बनाया था वो 26 जनवरी 1950 को ही बनाया था, जो कि हमारा संविधान लागू हुआ था जिस दिन। अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, आप सभी को मालूम है दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक ही होती है, एक ही है जो कि दिल्ली में है। हाई कोर्ट की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अभी हर जगह तो है नहीं, तो अभी एट प्रेजेंट कितनी है, 25 है। अब यहाँ पे ये भी कहा गया है जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जो भी हाई कोर्ट होगी वो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को, वहाँ के जिलों को देख सकती है, राज्यों को देख सकती है। तो यहाँ पे आपका हाई कोर्ट हो गया जो एक से अधिक राज्यों को देख सकती है। फिर है अधीनस्थ न्यायालय, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर न्याय पंचायत आता है जो कि गाँव में होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हायरार्की की, सबसे ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट,
देन हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, फिर पंचायत, ये सब हमारे आ जाते हैं। अब जो हमारा ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। दीवानी मामले हैं जिसमें आपका जिला न्यायाधीश आता है, आपराधिक मामले आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पूरा संरचना को डिफाइन किया गया है। ये आपको इसलिए बता दिया है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे क्या है। अब हाई कोर्ट लोग कहेंगे सब जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं है। जैसे गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट देख सकता है, वैसे ही हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट देख सकती है। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। अब जाते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 1, 2, 4, एक का डबल 2, 2 का डबल हमारा कितना हो जाता है 4, तो 124, ऐसे याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जब आया था तब उस समय, मतलब कि जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय यहाँ पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने लोग थे 8। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय कितने यहाँ पर टोटल पूछेगा तो 8 लगाइएगा, कितने न्यायाधीश थे 7, जज तो हो गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो होंगे एक, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 8। और फिर आता है नेक्स्ट, न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, भत्ते, ये सब किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, संसद के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। क्या चीज़ होना है, क्या चीज़ नहीं होना है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सैलरी से रिलेटेड देखिएगा, किस चीज़ से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, नंबर्स के अकॉर्डिंग कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में और न्यायाधीश बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, हाई कोर्ट में बढ़ना चाहिए, किस स्टेट में ज़रूरत है और हाई कोर्ट की कहाँ पे क्या है। तो ये सारे निर्णय कहाँ लिए जाएंगे, ये सारे निर्णय पार्लियामेंट में लिए जाएंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कितनी थी 8 थी, एट प्रेजेंट कितने हैं आपके 34, 1 + 33। ये किसकी बात कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 30 अदर जज की बात की जा रही है, जो कि 2019 में इंक्रीज किया गया था, ये हमारा था। अब इसका पूरा हायरार्की, मतलब कि आप टाइम देख लीजिएगा कब कब कितने कितने मेंबर बढ़े। तो 8 के बाद हुए 11, 1956 में, 1960 में 14 हो गए, 1976 में 18, 1986 में 26, 2008 तक 31 थे, 2019 में इनकी संख्या हो गई 34, 1 + 33, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, बाकी जो अन्य न्यायाधीश है उनकी संख्या। तो ये आपका किस सब बताया गया है कि सब में आर्टिकल 124(1) में ये पूरा डिफाइन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किसमें कहा गया, आर्टिकल 124 में। तो ये आपको आर्टिकल याद करना है कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का आर्टिकल क्या है 124(1). अब आ जाते हैं आर्टिकल 124(3). देखिएगा 1, 2, 3 करके ही यहाँ पे कितनी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 124 आपका 3 में कहा गया है न्यायाधीशों की योग्यता। अब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, देखो 2-3 पॉइंट तो आपको है जो हर किसी में जोड़ना है। एक तो टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट पूल्स, ये 2 तो आपको सब में ही देखना है, चेक करना है। इसके अलावा क्या है, उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम करा हो लगातार, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक का अधिवक्ता के रूप में काम किया हो लगातार, और राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, विधि देता हो। मंत्रिपरिषद, मतलब कि आपको मालूम है राष्ट्रपति भी किससे, पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सब कुछ सलाह मशवरा करने के बाद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मंत्रिपरिषद बाध्यकारी। अब ये सारे पॉइंट्स अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो वो योग्य है कहाँ का न्यायाधीश बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। मतलब कि या तो आप किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे काम किए हो हाई कोर्ट लेवल पे, या तो आपने 10 साल की वकालत करी हो, तो आपके हैं योग्य हैं सुप्रीम कोर्ट आने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पे आर्टिकल 124(2) में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से सलाह अधिकारी नहीं थी। ये देखिएगा कहाँ पे लिखा गया है, कंपलसरी है, कहाँ पे कंपलसरी नहीं है, उसको माइंड में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट के जज से सलाह लेना बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति करता है यहाँ पे। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कोलोजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। इसे हम कहते हैं कोलेजियम प्रणाली। अब इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था 99th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस प्रणाली की जगह पर किस चीज को लाया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, इसको माइंड में रखिएगा। अब किसकी जगह पर क्या लाया गया है और इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो ये थे सारे सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायाधीशों को अपॉइंट करने की योग्यता आर्टिकल सहित। नेक्स्ट आते हैं, अब कोई अपॉइंट किया गया है भाई, हाई कोर्ट में जज की तरह काम किया है, वकील के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, जज के रूप में 5 साल का और वकालत 10 साल की कर रखी है, देन यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जज करने की बात की गई है। अब यहाँ पे कहा गया अगर अपॉइंट हो गई है तो उनका रिटायरमेंट का एज कितना होगा? क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में आते, देखिए जब तक आप वकालत करेंगे, फिर वकालत के बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप वकील के तौर पर, जज के तौर पर काम करते 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 ऑलरेडी रिटायर्ड मोड पे आ जाते हैं। 62 63 तक आप पहुंच जाते हैं, 60 तक हो जाता है, 55 भी चलिए, ऐसा भी अगर हम माने कोई जल्दी भी कर लिया तो यहाँ आते आते बहुत ही कम है कि वो 5-10 साल अपना अच्छे से कर ले सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे काम, तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या है, रिटायर्ड एज क्या है? 65 ईयर दे रखा है। आर्टिकल 126 में कहा गया है कार्यकारी मुख्य कौन? न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति द्वारा जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। तो यहाँ पे कौन होंगे? कार्यकारी कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश ही होंगे राष्ट्रपति द्वारा जब मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो? रिक्त हो। ये किस में डिफाइन किया गया? आर्टिकल 126 में। आर्टिकल 126 कहता है हमारा अभी केवल ये जो हमने सुप्रीम कोर्ट में फ्रांस से, मतलब कि कहीं ना कहीं से हमने कोई ना कोई चीज ली है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का से फ्रांस से राष्ट्र शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से होगी। राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से यहाँ पर की जाएगी। भाई सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति से ही के द्वारा ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मगर यहाँ पे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय क्या करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करते हैं। सलाह मशवरा करने के बाद ही वहाँ पे अन्य न्यायाधीशों को अपॉइंट किया जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का पूछ रहे हैं तो यहाँ पे उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा ही करा जाएगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 128। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। ये किस में डिफाइन किया गया? आर्टिकल 128 में। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अगर कोई भी सेवानिवृत्त, मतलब कि जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए हैं न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। और वेतन भत्ते की बात करें, संसद विधि बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, सारा सब कुछ कहाँ पे डिसाइड किया था? पार्लियामेंट में डिसाइड किया था। कितने मेंबर्स होंगे, कितना सैलरी होगा, इस पर जब भी कुछ अमेंड होता है या इंक्रीज या डिक्रीमेंट करा जाता है वो सारा पार्लियामेंट में डिसाइड होता है। किस फंड से दी जाती है सैलरी? तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर की बात करें, हम लीडर्स की बात करें जो काम कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट का वैसे तो सैलरी जो जाती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जाती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जाती है। तो जितने भी हैं, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, पीएम है, जितने लोगों का सैलरी है तो वो सारा जाता है भारत की संचित निधि में। और संचित निधि में पैसा कहाँ आता है? वो टैक्स से आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पैकेज है 2.8 लाख है, अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख है। जो इसका आर्टिकल है 125, इसको किस आर्टिकल में रखा गया है? 125 पे। अपना रिजाइन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा, शपथ राष्ट्रपति द्वारा, रिजाइन भी राष्ट्रपति के देते हैं। अब इनकी जो है पावर जान लेते हैं, क्या क्या इनके पास पावर है, क्या क्या इनके पास क्षेत्र अधिकार है।
तो सबसे पहला आ जाता है प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, इनमें भी मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालयों में की जाती है। ऐसे केसेस जहां पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यहाँ पे होता है अंतरिक और समवर्ती। अब इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि केंद्र बनाम राज्य। अब आप कहेंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं। भाई जब स्टेट का प्रॉब्लम है तो स्टेट वाले कहेंगे हमारे हाई कोर्ट में करो, वो कहेंगे हमारे हाई कोर्ट में करो। अब जिस हाई कोर्ट में करेंगे वो तो अपने स्टेट के फेवर में फैसला ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है, दूसरा स्टेट कह सकता है। तो ऐसे में जब दो स्टेट आपस में प्रॉब्लम होगा तो ऐसे में वो अपनी प्रॉब्लम कहाँ लेके जाएंगे, अपने से ऊपर। तो कौन है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे मामले जहां पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई करता है वो है या तो स्टेट के बीच में, केंद्र के बीच में, या स्टेट और केंद्र, मतलब कि स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू सेंट्रल, सेंट्रल टू सेंट्रल। इस तरह के केसेस कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, जिनकी सुनवाई किसके द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है या अन्य न्यायालयों में। सुप्रीम कोर्ट जिसको सजेस्ट कहेगा, जिसको करेगा, वहां पे की जाएगी। फिर है इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का दूसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय, अपीलीय क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। अब हम कहते हैं ना कोई भी जजमेंट हुआ होता है तो लोग कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना। तो हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में आपको डिसीजन आपके फेवर में नहीं हुआ, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, निर्णय नहीं सही लिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप कहाँ कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अपीलीय, आप अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, ये लास्ट कोर्ट है बस। इसके बाद तो राष्ट्रपति के पास वो जाएंगे जिनको मृत्युदंड दिया है। राष्ट्रपति का काम न्यायिक से नहीं है, केवल क्षमादान का है, वो केवल क्षमा कर सकते हैं अगर किसी को मृत्युदंड मिला है। तो न्याय का जो लास्ट है पहलू वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फिर तो वही होगा। फिर है संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों मतलब संविधान के व्याख्या के मामले। बहुत से केसेस होते हैं संविधान की प्रस्तावना में ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बहुत मूल अधिकार में ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, चेंजेस करे जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वो स्टेट लेवल पे नहीं जाएंगे कि आप कहें कि स्टेट लेवल पे हायरार्की फॉलो करो, नहीं। वो कुछ केसेस होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। दीवानी मामलों में अपील, जब कोई व्यापक महत्व का प्रश्न हो, आर्टिकल 133। अच्छा, यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, संवैधानिक मामलों में अपील के मामले में मैंने कहा है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ये डिपेंड करता है वो जो केस है वो कहाँ उठाए, पार्लियामेंट में उठाए या विधानमंडल में उठाए। जहां पे उठेगा उसके अकॉर्डिंग ही केस को आगे बढ़ाया जाएगा। स्टेट लेवल पर चेंजेस की बात की जा रही है या सेंट्रल लेवल पे की जा रही है, जिस लेवल पर करी जाएगी वहां के अकॉर्डिंग वहां की कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया जाएगा। आर्टिकल इसका देखिएगा, संवैधानिक मामलों में अपील की जाती है आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग। दीवानी मामलों में अपील आप कर सकते हैं। अपील करना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में आना। आर्टिकल 133 के अकॉर्डिंग जब कोई मामला महत्व का प्रश्न हो, आप दीवानी मामले से, दीवानी और क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल मामले होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आते हैं, उसके लिए आप अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। संविधान की व्याख्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई मामला उठा है विधानमंडल से चेंजेस से रिलेटेड, कोई केस चला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप संवैधानिक मामलों में भी अपील कर सकते हैं, दीवानी मामलों में भी अपील कर सकते हैं। तो ये एक क्या है, अपीलीय अधिकार है, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। आपराधिक मामलों में अपील, मृत्यु में 10 वर्ष की सजा, वही है आर्टिकल 134 के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट एक और आर्टिकल यहाँ पे आपको मिलेगा, आर्टिकल 138, मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार संसद द्वारा। मूल क्षेत्राधिकार हमने ऑलरेडी ये पढ़े हैं, ये आपने देखे, अभी हमने ये सारे क्या पढ़े, मूल क्षेत्र अधिकार। अब इसमें भी कोई चीज भी चेंजेस होना है, कुछ भी बढ़ाना है, घटाना है, तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। पार्लियामेंट में डिसीजन किया जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किन किन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं, कौन क्या
करेगा तो यहाँ पे सारा डिसीजन किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। हाँ, जजमेंट और न्याय आपका इधर मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखा न्यायालय है, अभिलेखा न्यायालय है। देखिएगा 124 हमारा है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद ये वाला आर्टिकल याद रखिएगा, प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार में संवैधानिक मामलों की सुनवाई, आर्टिकल 132, ये याद रखिएगा एक आर्टिकल। और दूसरा आपको ये वाला याद रखना, आर्टिकल 129 अभिलेखा न्यायालय। अभिलेखा न्यायालय वो है कि सुप्रीम कोर्ट जिन भी मामलों पर डिसीजन सुनाता है, निर्णय लेता है, तो वो एक रिटन में रहते हैं, लिखित रहते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कोई केस आया, उस पर कोई सजा दी या फिर माफी दी या जो भी उन्होंने उस पर अपनी राय दी, मतलब डिसीजन बताया, वो सारा क्या है, रिटन में है। अब अगर सेम केस अगर हाई कोर्ट आएगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज आप अपने बड़ों की जो करा है उसके अगेंस्ट में कोई छोटा करेगा तो वो क्या होगा, उनकी मर्यादा का उल्लंघन होगा। तो ऐसे यहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेखा न्यायालय, हर चीज को रिकॉर्डेड करा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले होते हैं वो लिखित होते हैं, अभिलेखा के रूप में होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के लिए ये पूर्ण निर्णय होते हैं। उन्हें मालूम है अधीनस्थ न्यायालय जो भी और न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्हें मालूम है सुप्रीम कोर्ट में तो इस वाले केस पे ये निर्णय लिया था, तो उनको वही चीज़ों को फॉलो करना है, उसी तरीके से वो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर सेम चीज़ है, A to Z सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ ही वहाँ पर फॉलो की जाएगी। इनके निर्णय की अवहेलना करने पर दंड दे सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, ये ना हो, अब आपने जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई और डिसीजन सुना दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो काम नहीं करना है जो कि अवहेलना का काम करे। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आया है तो वो सारी हायरार्की को फॉलो करके ही आया है, वहां पे डिसीजन सुनाया गया है तो सब कुछ चेक करके ही करा गया होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, वो किसी भी केसेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। हाई कोर्ट के किसी मामले को अपने में मंगवा भी सकता है, भाई वो केसेस चल रहा है या ये केसेस है या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में लाना या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए भी बोल सकता है। अब हाई कोर्ट में से ये सारी चीज़ें होती हैं जब कोई अपील करता है कि हाँ हमारे केसेस चल रहे हैं, यहाँ पे डिसीजन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे उसको अपील करने के बाद जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है, या फिर नॉर्मली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी देखिए हमने पढ़ा है प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार पहला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा आ जाता है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन में आ जाएगा एक हमारा ये भी था, देखिए दूसरा ये हो गया अभिलेखा न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि ये कहा गया है भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग ही इंसान ही हैं, और इंसानों से तो गलतियां होती ही हैं, भगवान तो है नहीं। आजकल तो किसी से भी गलती हो सकती है, भगवान आप किसी को भी साइड में रखिए, आपको किसी से भी गलती हो सकती है। तो यहाँ पे कहा गया है हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति लाई गई हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कोई डिसीजन गलती से गलत सुना दिया हो, या उस समय कोई भी ऐसी चीज हो गई हो कि वो निर्णय उस समय माहौल के अकॉर्डिंग ना गया हो, तो अपने निर्णय पे दोबारा विचार कर सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, केंद्र और राज्य के आदेश की समीक्षा करके उन्हें विधि शून्य कर सकता है। मतलब कि अपने द्वारा दिए गए निर्णय को केवल चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और कोई कोर्ट नहीं कर सकती। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, न्यायिक समीक्षा, आपने डिसीजन सुनाया है, आप ही कोई और आपकी चीजों को नहीं बदल सकता है। आपके द्वारा सुनाए गए डिसीजन को बाकी लोग फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो करने पर उनको पनिशमेंट मिलेगा, मगर वो उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। केसेस
और बात देखिएगा केशवानंद, बहुत रिपीटेड ये क्वेश्चन है। बात है 24 अप्रैल 1976, संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन जो उसका ढांचा है प्रभावित ना हो। भाई अगर आप संशोधन कर करके संविधान जो लिखा हुआ उसे बदल देंगे तो फायदा क्या है। तो यहाँ पे केशवानंद बात में कहा गया है कि जो आप है उसमें ऐड ऑन करिए चीज़ों को, जो आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू अभी जो चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की बात करें या आज के समय के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए, वो चीज़ आप ऐड ऑन करिए, चेंजेस करिए, मगर जो उसका अस्तित्व है संविधान का, प्रस्तावना है ना, संविधान का जो मूल ढांचा है उसे ही मत हटाइए, उसे ही धीरे धीरे खत्म मत करिए, उसको रहने दीजिए और जो चेंजेस करने हैं वो कर दीजिए। तो यहाँ पे ये बात कहाँ पे कही गई है, केशवानंद केस में की गई है। 24 अप्रैल, ये काफी बार ईयर आया है, 1973। कुछ नहीं, आपको ये लिख के दे देंगे, पूछेंगे ये ईयर इसका साथ मैच करता है कि नहीं करता है। इसके बाद कहा गया है 25 जून 1975 को इमरजेंसी। किन किन चीज़ों पर अमेंड किया गया है, किस किस ईयर में हुए हैं और क्या क्या बोला गया है। यहाँ पे कहा है 38वां अमेंडमेंट एक्ट 1975, आपातकाल में न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। 39 अमेंडमेंट एक्ट 1975, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के चुनाव की समीक्षा नहीं होगी। देखिए समीक्षा का मतलब हमने बता दिया है, अब केवल आपको बस ये पॉइंट माइंड में रखना है। 42 का संविधान अमेंडमेंट एक्ट 1976, संविधान संशोधन की समीक्षा नहीं होगी। अब एक बार आपने चेंजेस कर दिया, फिर से आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो बार बार चीजें नहीं हुई, सारा अमेंडमेंट एक्ट करके करा गया है। तो यहाँ पर आपके पूरा सुप्रीम कोर्ट का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम हाई कोर्ट कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट, उनका क्वालिफिकेशन, उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, है ना, और उनके पास कौन कौन से क्षेत्र का अधिकार होते हैं, वो सारे यहाँ पे आपको मिल गए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे हाई कोर्ट, देन उसके बाद जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सारा कंप्लीट करने के बाद हम टिक करेंगे एमसीक्यू, क्विज पे टिक करेंगे। जब आप क्विज क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपने पढ़े हैं उनके आंसर करेक्ट कितने जा रहे हैं। तो आई होप आपका आज का सेशन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो कमेंट के माध्यम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जिस पे आपको एमसीक्यू चाहिए या आपको डिटेल में थ्योरी नोट्स चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे मैंने लिखा है आरुषि स्कॉलर लैब, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब भी हमारा इस नाम से है, दोनों को फॉलो करिएगा। दोनों पर आपको सारे नोट्स, जीएस के, रीजनिंग के, मैथ्स के सारी ट्रिक्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।